हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि जो भी रिवॉल्ट्स या फिर जो भी मेजर अपराइजिंग्स थी जो कि 1857 के रिवॉल्ट से पहले हुई थी, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और क्या क्या उसके मेजर रीजंस थे, क्या क्या उनके किन किन एरियाज में हुई और क्या क्या उनके फेलियर्स के कारण थे, और किन वजहों के कारण वो अलग अलग लोगों को उनको उसने इफेक्ट किया और कैसे उन्हें सप्रेस किया, उसके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। आगे हमारा चैप्टर 7 है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके मेजर रीजंस थे और क्या क्या इसके परिणाम निकले, जिसमें कि हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि सिमरिंग डिसकंटेंट, कि क्या ऐसे वजह थी जिनकी वजह से ये जो डिसकंटेंट था या फिर जो ये प्रॉब्लम्स थी ये स्टार्ट हुई, जिसमें है कि इसके मेजर कुछ कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। ब्रिटिश जगह जगह पे जा रहे थे, ब्रिटिश अनेक्सेशंस में लगे हुए थे। लगभग 1757 में हम अगर उनकी शुरुआत की बात करते हैं, जैसे कि प्लासी से अगर उनकी शुरुआत की बात करते हैं, तो वो 1757 टू 1857 तक 57 तक वो लगातार एनेक्सेशन करने में लगे हुए थे। उन्होंने अलग अलग हमारे मेजर रीजन्स का एनेक्सेशन किया, वहाँ की जो डायनेस्टीज थी उन्हें ख़त्म किया, या फिर उन्हें नहीं करने की बजाय उनके उनसे जो सब्सिडी अलायंस थी वैसी साइन करवाई। और उसके बाद में जब लॉर्ड डलहौजी आए तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए, और उसकी वजह से जो बहुत से ऐसे एरियाज थे या फिर बहुत सी लोकेलिटीज़ थी जिन्हें अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। और साथ ही साथ में बहुत ऐसे जैसे अवध जैसे इलाकों को उन्होंने मिस गवर्नेंस के लिए भी एनेक्स किया। उसके इस प्रकार उन्होंने बहुत से ऐसे एरियाज थे जिन्हें एनेक्स किया। लगातार वो एनेक्सेशन की अपनी पॉलिसीज़ को अपनाते रहे, और इस एनेक्सेशन की वजह से जो एक इसका 57 का मेजर रीजन जिसे माना जाता है वो है इनकी एनेक्सेशन या फिर इनकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज। सेकंड हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उससे पहले हम एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी हुआ करते थे हमारे पास। हर प्रकार से, जैसे एग्रीकल्चर या फिर हैंडीक्राफ्ट या फिर हर प्रकार से जैसे एम्प्लॉयमेंट, सभी प्रकार से हम एक अच्छी सिचुएशन में थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो हमारे जो इंडियन ट्रेड थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन में जाने लगे। उसी के साथ साथ हमारे हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए, और हैंडीक्राफ्ट्स के खत्म होने से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी या फिर विलेज इंडस्ट्रीज थी या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज जिन्हें बोल सकते हैं, वो सभी खत्म हो गई। और इस प्रकार जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से जो दौर एक स्टार्ट हुआ, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें स्टार्ट हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अब धीरे धीरे बर्डन बढ़ने लगा एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर भी हाई टैक्सेस की वजह से या फिर हाई रेवेन्यू डिमांड्स की वजह से एग्रीकल्चर भी अब उतना ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं रहा, और एग्रीकल्चर भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन में जाने लगा। तो इसका सेकंड मेन इंपॉर्टेंट कारण इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है या फिर है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे, जैसे कि वो अपनी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लगातार चेंज करते रहते थे, वो रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगातार चेंज करते रहते थे, जिससे कि जैसे वो पहले इजारेदारी, फिर वो जागीरदारी, और फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट लेके आए परमानेंट सेटलमेंट्स, जिससे कि लगातार जो लोकल पीपुल्स थे फिर रूरल पीपुल्स थे उनको कंटिन्यूसली उनको एक्सप्लॉइटेशन उनका किया जा रहा था। और इन एक्सप्लॉइटेशंस की वजह से जो लोगों के अंदर एक प्रकार से डिसकंटेंट पैदा हुआ, और उन्हें लगा कि हमें इस चीज़ के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, और इस वजह से जो बस्ट हुआ एक वायलेंट स्टॉर्म के रूप में, वो 1857 में बस्ट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे 1757 टू 1857 तक ये भी इसके बारे में कहा जाता है कोई एक पीसफुल या फिर ट्रबल फ्री पीरियड नहीं था। जैसे कि हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि लगातार 1757 टू लेके 1857 तक कंटिन्यूअसली अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा कंटिन्यूअसली रिवोल्ट किए जा रहे थे। बहुत अपराइजिंग हुई, जैसे सिविल अपराइजिंग्स भी हमने बहुत पढ़ी। उसी के साथ-साथ ट्राइबल अपराइजिंग्स भी पढ़ी हमने, पीजेंट अपराइजिंग्स भी पढ़ी, और उसी के साथ-साथ हमने सिपोही म्यूटिनीज़ भी पढ़ी। तो ये सभी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम ये एक ट्रबल फ्री पीरियड नहीं होने के साथ-साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा पीरियड था। उसके बाद हम मान सकते हैं कि एक एनहांस्ड रेवेन्यू डिमांड, जिसमें कि फेमाइन सिचुएशन के समय भी जो रेवेन्यू डिमांड थी वो उनकी लगातार बढ़ती रही, और वो इस रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं कर पाए। उसके साथ-साथ हम बात करते हैं 1857 रिवोल्ट, द मेजर कॉजेज़, इसके मेन क्या-क्या कारण थे, जिसमें कि फर्स्ट हम कारण मानते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। जैसे कि डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में पहले ही भी बात कर चुके हैं कि हमारी ये एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी हुआ करती थी, जिसको धीरे-धीरे जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने डिक्लाइन में डाला, और हमें एक
प्रकार से जो हम एक्सपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर इकोनॉमी हुआ करती थी वो अब इम्पोर्टर इकोनॉमी हो गई, और जो हमारे जो ट्रेड्स थे वो एक प्रकार से डिक्लाइन में चले गए, और उसी के साथ साथ जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो ये भी यही हमारे इकोनॉमिक कोजेज में फर्स्ट कारण है। उसके बाद में हम सेकंड मानते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ लैंड। जैसे कि उनके बहुत से अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स, वो अलग 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 एक प्रकार से अपने जो अलग तरीकों से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे कि वो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रेवेन्यू सेटलमेंट्स लाया करते थे। जैसे हमने पहले बात की, जैसे जागीरदारी, इजारेदारी और उसके साथ-साथ परमानेंट सेटलमेंट, तो और या फिर अलग-अलग प्रकार के वो जो जिससे वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट किया करते थे, तो वो सभी तरीकों से ये हुआ। और अगर रेवेन्यू नहीं अगर वो चुका पाए तो वो मनी लेंडर्स से कर्जा लिए, और मनी लेंडर से कर्जा नहीं लेने के कारण या फिर उनसे कर्जा लेने के कारण भी वो जो उनकी वो चुका नहीं पाए, और फिर उनकी लैंड को उनके द्वारा कॉन्फिस्केट कर लिया गया। उसके बाद हम से थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो हैवी टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा करते थे। इस वजह से जो फार्मर्स थे उनके या फिर पीजेंट्स थे उनके पास से खाने के लिए भी खा नहीं बचता था। और नेक्स्ट हम पॉइंट याद करते हैं, द ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी वॉज फोर्स टू डिसइंटीग्रेट। जो कि जो पहले का जो सिस्टम चला आ रहा था जमींदारी का, जिसमें कि जमींदार हुआ करते थे, तो उसको हटा दिया गया। और उसी के साथ-साथ हमारे जो आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो भी डिक्लाइन में चले गए। और जो इंडियन ट्रेड था, जो हमारी मर्केंटाइल क्लास थी, वो भी अब एक प्रकार से धीरे-धीरे खत्म कर दी गई, जिसके मेन कारण है जो ब्रिटिशर्स की हाई टैरिफ ड्यूटीज़ थी, जो कि हमारी इंडियन मेड गुड्स के ऊपर लगती थी। जब हम एक्सपोर्ट करते करते थे, तो हमारे बहुत ज़्यादा जो ड्यूटीज़ थी, वो लगाया करते थे। और जब हम इम्पोर्ट्स यहाँ पे होते थे, जो ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन जो गुड्स हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट होके आते थे, वो ज़ीरो ड्यूटी पे आते थे। जबकि हम जब बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हाई टैरिफ ड्यूटीज़ लगाया करती थी। और नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है पॉलिटिकल कॉजेज़। क्या-क्या पॉलिटिकल कारण रहे, उनके बारे में बात करते हैं। जो जो फर्स्ट इज़ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। जो लगातार ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज़ लाए जा रहे थे, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस, रिंग फेंस और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऐसी जो ये इफेक्टिव इनकी जो कंट्रोल के लिए जो पॉलिसीज़ ला रहे थे ब्रिटिशर्स, ये भी इनका मेन डिसकंटेंट पैदा करने का मेन कारण था। और जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इनके बारे में हम पिछली क्लासों में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम उसके बाद में बात करते हैं, द राइट ऑफ सक्सेशन वाज डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस। जो कि जो हिंदू प्रिंसेस है उन्हें जो सक्सेशन के जो राइट थे वो भी डिनाई कर दिए गए। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, कि क्या क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण रहे उनमें, जैसे कि जो करप्शंस था वो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, जैसे पुलिस में, ऑफिशियल्स में, और जो लोअर लो कोर्ट्स हुआ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करप्शंस था। और वो सिर्फ जो लैंडलॉर्ड्स थे, ट्रेडर्स थे, या फिर जो मर्चेंट्स थे, उनके लिए ही वर्क किया करते थे, ना कि वो किसी पब्लिक के लिए वो वर्क किया करते। उसी के साथ-साथ जो सॉवरेनिटी थी वो भी एब्सेंट या फिर एब्सेंटी सॉवरेनिटी के बारे में भी एक प्रकार से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कारण इसका माना जाता है। उसी के साथ-साथ हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, जिसमें कि क्या-क्या इसके सोशल या फिर रिलीजियस कारण रहे, जैसे कि रेशियल ओवरटोन्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स अपने आप को व्हाइट सुपीरियरिटी मानते थे, और जो हमारी रेस थी वो एक प्रकार से बैकवर्ड रेसेस उन्हें कहा करते थे, कि जो इंडियंस है वो एक प्रकार से बैकवर्ड है, ना ही ये अपना रूल कर सकते हैं और ना ही ये अपने आप को संभाल सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स या फिर व्हाइट मैन्स बर्डन जिसे माना जा सकता था, इस प्रकार की से एक रेशियल ओवरटोन दिया गया। और उसके साथ-साथ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो हर प्रकार में अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जबकि जो इंडियंस थे उन्हें इन्फीरियर माना जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कंटिन्यूसली जो हमारे रूरल एरियाज थे, हमारे जो अर्बन एरियाज थे, वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते थे। और उसी के साथ साथ वो जो भारत में जो क्रिश्चियन जो अलग अलग जो अदर कास्ट के या फिर जो लोअर कास्ट पीपल्स थे, उन्हें कंटिन्यूसली उन्हें कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे, उन्हें क्रिश्चियनिटी में वहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे। इस वजह से आया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1857, जिसमें कि जो हमारे यहाँ पे जब कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति अपना रिलीजन चेंज करता था, तो इस वजह से जो उसकी जो फादर की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसके ऊपर बेटे का अधिकार नहीं रह जाया करता था। लेकिन जब ये एक्ट आया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 में, तब से इसमें हुआ कि जब अगर कोई कोई भी बेटा अपने रिलीजन को चेंज करता है, तो उसे जो उसके फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे उसे बाहर नहीं किया जा सकता है, वो अपनी फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा। तो इस वजह से भी इसने भी हमारे जो जो एटीन ये रिवोल्ट हुआ, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। और इसी के साथ-साथ इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, जैसे फर्स्ट अफ़गान वॉर, जिसमें कि इनकी ब्रिटिशर्स की डिफीट हुई।
उसी के साथ-साथ पंजाब वॉर्स, जिसमें भी लगा कि ये हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी या फिर ये हमें एक प्रकार से अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। और क्रिमियन वॉर्स में हुई हार, यूरोपियंस की हुई हार, इसने साबित कर दिया कि जो यूरोपियंस हैं वो बिल्कुल भी अनडिफिटेबल नहीं है, इन्हें डिफीट किया जा सकता है। और ये लोग अपने आप को फालतू में ही सुपीरियर बताते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सी जगह पे डिफीट होके आए हैं। और इस कारण इसका अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो वो है डिस्कंटेंट अमंग सिपॉइज। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की सिपाहियों में क्या कारण थे कि उनमें डिसकंटेंट पैदा हुआ, उसके पीछे की मेन तो एक उन्हें कि जो उनके जो कास्ट और जो सेक्टेरियन मार्क्स था वो पहनने के लिए उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता था। और उसी के साथ साथ उनके ऊपर जो प्रोसेलेटाइजिंग की जो एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में वहाँ पे रूमर्स चला करते थे कि ये हमें जो एक प्रकार से हमें कन्वर्ट करने के लिए या फिर किसी दूसरे रिलीजन में हमें बदलने के लिए ये आगे कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो जब पहले माना जाता था कि जो क्रॉसिंग ऑफ सीज है इसका मतलब है कि आप अपनी कास्ट को छोड़ रहे हैं, तो इसने भी एक डिसकंटेंट पैदा किया। और जब 1856 में लॉर्ड कैनिंग का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, जिसमें कि अगर बाहर कोई आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी वॉर लड़ने के लिए इन्हें भेजा जाता है तो इनको जाना ही होगा, ये इनका मेन कारण होगा। तो जब इन्हें लगा कि हम सी को क्रॉस करेंगे तो हम हमारी कास्ट को खो देंगे, तो इस वजह से उन्हें इसके खिलाफ भी डिसकंटेंट पैदा हो। और उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स थे उनके साथ जब उन्हें प्रमोशन या फिर जो एक प्रकार से एम्यूलमेंट्स हुआ करते थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें अच्छे मिला करते थे, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें उतने ज़्यादा या फिर इतने अच्छे नहीं मिला करते थे। इस वजह से भी ये डिसकंटेंट पैदा हो। उसी के साथ साथ जब हम ये बाहर फाइट करने के लिए जाएंगे या फिर किसी रिमोट एरियाज में फाइट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी इनको कोई भी फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाता था। और जब इनको प्रमोशन और अदर प्रिविलेजेस में भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। जिसके बाद हम बात करते हैं द बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट की, क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये रिवोल्ट आगे फैला। इसमें है फर्स्ट, अगर हम स्पार्क की इसकी में बात करें तो इसमें है कि द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा की, ये वहाँ पे अफवाह चल रही थी कि जो बोन डस्ट है मतलब जो हड्डियों का चूरा है वो आटे में मिलाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, जो कि 1856 में हुए संथाल रिवोल्ट के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इसमें इसमें होता था कि जो इसकी कार्ट्रिज है उसमें जो कार्ट्रिज में जो गोली होती थी उसके ऊपर एक प्रकार से ग्रीस लगी हुई होती थी, जिसमें कि बताया जाता था कि ये बीफ मतलब एक गाय के मांस या फिर एक पिगी के फैट से ये बनी हुई ये ग्रीस है, जिसको मुंह से हटाना होता था और फिर उसे गन में डालना होता था। इस वजह से जो हिंदूज थे उन्हें काऊ का जो बीफ था उसे मुंह के लगाना वो अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम्स हैं वो पिग फैट को अपने मुंह के लगाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। इस वजह से इनमें ये डिसकंटेंट पैदा हुआ और वो उन्होंने फाइट की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो स्टार्ट एट मेरठ। जैसे कि ये इसकी शुरुआत मेरठ में हुई। अगर मेजरली हम बात करें तो ये रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से हुई, जो कि मई 10 1857 को हुई। लेकिन उससे पहले भी ऐसी जो घटनाएं थी वो बहुत जगह हो चुकी थी। जैसे कि 19 नेटिव इन्फेंट्री जो कि बरहामपुर वेस्ट बंगाल में है, इसने फेब 1857 में रिवोल्ट किया, जहाँ पे मंगल पांडे जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से हुआ करते थे, उन्होंने एक सर्जेंट मेडर को बैरकपुर के अंदर शूट कर दिया। उसके बाद इनको इनको फांसी दे दी गई, जो कि अप्रैल 1857 को। जिसके बाद में इसी के साथ साथ मई में इनकी रेजिमेंट को भी डिसबैंड कर दिया गया। और जो 7th अवध रेजिमेंट थी जिसने भी मई 3 1857 को रिवोल्ट कर दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट अगर सबसे मेजर अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वो मेरठ में जो 10 मई 1857 को हुआ। उसके बाद अप्रैल 24 को जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी उसके 19 इन्फेंट्रीमैन ने जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज था उसे यूज करने के लिए मना कर दिया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे या फिर हम इसे अपने मुंह से नहीं हटाएंगे। उसके बाद में मई 9 को जो 90 जो इन्फेंट्रीमैन थे उनमें से 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की जेल दी गई। और उसी के साथ साथ शुरुआत हुई 10 मई 1857 को इस 1857 के रिवोल्ट की, जिसमें हम अगर कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके कारण रहे या फिर क्या क्या इसके इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने की या फिर क्या इसके ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने के कारण रहे, उनके बारे में हम मोस्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट कोई पॉइंट की बात करें चॉइस ऑफ बहादुर शाह सिंबॉलिक है कि बहादुर शाह जफर जो कि उस समय मुगल मुगल एक एम्परर हुआ करते थे,
उनको एक की सिंबॉलिक हेड के रूप में जिन्हें माना जाए। वो एक प्रकार से बुढ़े भी हो चुके थे और उनके पास किसी प्रकार का कोई पावर नहीं थी, वो बिल्कुल पावरलेस थे। इसको जब बहादुर शाह जफर को क्या एज ए एम्परर ऑफ इंडिया उन्हें घोषित किया गया, और जिसका मेन कारण भी ये था कि जब मुगल डायनेस्टी बहुत सालों से चली आ रही थी, इसी वजह से जो मुगल डायनेस्टी थी उसकी भारत में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। और उसी के साथ साथ इसमें सिपॉइज ही ना होने और इसमें सिविलियंस ने भी ज्वाइन किया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और अवध जैसे इलाकों में सिविलियंस ने बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन किया। और साथ ही साथ जो इन्होंने इन सभी जो सिविलियंस थे, इन्होंने मनी लेंडर्स और जमींदार्स के जो घरानों के ऊपर अटैक किया और उनके रिकॉर्ड्स को जला दिया। उसी के साथ साथ इन्होंने जो ब्रिटिश जो लॉ कोर्ट्स थे और रेवेन्यू ऑफिसेस थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, पुलिस स्टेशन थे, इनके ऊपर भी अटैक किया और उनके ऊपर वहाँ पे जलाया गया और उसी के साथ साथ उनके रिकॉर्ड्स की बर्निंग की गई। जिसके बाद हम नेक्स्ट बात करें स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, जिसमें कि अलग अलग सेंटर्स, मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे जहाँ पे ये रिवोल्ट अच्छी तरह से फाइट किया गया और इनके मेजर लीडर्स कौन कौन थे। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं या फर्स्ट मेजर सेंटर की बात करते हैं, वो है दिल्ली, जहाँ पे कि एज ए नॉमिनल हेड बहादुर शाह जफर को रखा गया, जबकि रियल लीडर के रूप में जनरल भक्त खान थे, जो कि बरेली ट्रूप्स के लीडर के रूप में थे। बहादुर शाह इसका सबसे वीकेस्ट लिंक था। उसी के साथ साथ वो एक वीक पर्सनैलिटी थी, ओल्ड एज थी, लैक ऑफ लीडरशिप थी और बहुत सालों से उन्होंने एक प्रकार से किंगशिप भी नहीं की थी। वो बिल्कुल ही एक नाम के किंग रह गए थे। इस वजह से उनके अंदर ना ही कोई लीडरशिप क्वालिटी थी और ना ही उनमें कोई किंगशिप की क्वालिटी थी। इसके बाद में हम सेकंड जगह चलते हैं, मेजर जगह, जो कि कानपुर थी। वहाँ पे जो नाना साहब ने रिवोल्ट किया, जो कि एक हमारे जो लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू, उनके उनके अडोप्टेड सन थे। और जब लॉर्ड डलहौजी की नीति आई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा गया कि कोई भी अडोप्टेड सन अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है या फिर पब्लिक की जो अफेयर्स है उनको इनहेरिट नहीं कर सकता है। इस वजह से नाना साहब को वहाँ से जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में हटा दिया गया। इस वजह से नाना साहब ने कानपुर से रिवोल्ट किया। जिसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं या नेक्स्ट जगह की बात करते हैं, वो है लखनऊ, जहाँ से बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट किया, जो भी 4 जून 1857 को इन्होंने वहाँ से रिबेल किया। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई और उसी के साथ साथ जो हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरैम थे, वो लखनऊ को फिर से रिकवर करने में अनसक्सेसफुल रहे। जिसके बाद में सर कॉलिन कैंपबेल एक गुलकार रेजिमेंट के साथ लखनऊ पहुंचे और उन्होंने जो यूरोपियंस थे उन्हें वहां से निकाला ताकि वो उन्हें बचा सके, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे। उसके बाद में मार्च 1858 तक लखनऊ को फिर से रिकवर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद में बरेली में थे खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह थे जो एक प्रकार से जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। और फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि मद्रास के मेन नेटिव थे, उन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट किया। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं झांसी, जो कि एक इम्पोर्टेंट जगह थी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया और उनको उनका साथ देने के लिए तांत्या टोपे वहाँ पर आए, जो कि एक क्लोज एसोसिएट हुआ करते थे नाना साहब के, जो कि कानपुर से हार कर वहाँ पर आए थे। उसके बाद में इन्होंने ग्वालियर की तरफ गए और सिंधिया से बात की कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सिंधिया ने इंग्लिश का सपोर्ट किया। इस वजह से इनको कैप्चर कर लिया गया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की डिफीट हुई। जहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ग्वालियर को जून 1858 तक इंग्लिश के द्वारा फिर से रिकवर कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को कैसे दबाया गया, जो कि हम फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट जगह जो कि दिल्ली थी, वहाँ पे सितंबर 20 1857 तक इस रिवोल्ट को वहाँ पे सप्रेस कर दिया गया, जो भी जॉन निकोलसन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहादुर शाह, जो कि उस समय मुगल, जिन्हें एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था, या फिर जो एक मुगल एम्परर थे, उनको रंगून भेज दिया गया एज ए प्रिजनर, जिनकी वहाँ पर डेथ हुई 1862 में। और एक प्रकार से जो मुगल डायनेस्टी थी उसे ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी नेक्स्ट मुगल किंग नहीं होगा। उसके बाद में कानपुर, वहाँ पे जो कॉलिन कैंपबेल थे, उन्होंने दिसंबर 6 1857 को कानपुर को फिर से रिकवर कर लिया। और उसके बाद में झांसी की बात करते हैं तो झांसी में सर ह्यू ग्रोज ने जून 1858 तक झांसी को भी रिकवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि वाई द रिवोल्ट फेल्ड, क्या ऐसे मेजर कारण थे कि जो रिवोल्ट था वो फेल हुआ। तो उसमें हम फर्स्ट बात करते हैं द ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एबसेंट, जो कि अगर हम बात करें तो कुछ इसमें मेजर रीजन्स ही थे, जहाँ पे जो
या रिवोल्ट था वो फाइट किया गया। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं जैसे साउथ इंडिया, तो एक प्रकार से बिल्कुल ही इसमें सपोर्ट नहीं कर सका। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया का ही एक प्रकार से रिवोल्ट बन के रह गया, जिसमें ईस्टर्न इंडिया में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सका। और इस कारण जब हम बात करते हैं कि जैसे नेपाल या फिर और भी जैसे कि सिंध या पंजाब, तो पंजाब और सिंध में तो इसमें तो किसी भी प्रकार का ये रिवोल्ट का नाम भी नहीं देखा गया। जबकि जो पंजाब जो रेजिमेंट थी या फिर पंजाबी जो आर्मी थी, उसने भी इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, जिसमें कि जैसे वो ही क्लासेस ने ज्वाइन किया जैसे कि जो लोअर कास्ट थी, जिनका ज़्यादा सप्रेशन हो रहा था। जैसे अपर कास्ट थी, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। और साथ ही साथ ऐसे जो अपर और जो एलिट वर्ग थे, उन्होंने भी इसमें सपोर्ट नहीं किया था। हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, उसमें एजुकेटेड इंडियंस नॉट ज्वाइन, जिसमें कि जो एजुकेटेड थे वो मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक कल्चरली अंडर डेवलप्ड है या फिर बैकवर्ड है। हमें मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए हमारे पास, हमें ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना चाहिए, तो ताकि वो हमारे देश को आगे बढ़ा सके। उसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमारे पास आर्म्स नहीं थे, और जो हमारे पास आर्म्स थे वो भी इतने ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थे, उनके पास अच्छे वेपन्स थे। और उसी के साथ साथ हम जो स्वॉर्ड्स के साथ फाइट किया करते थे, तो वो जो ट्रेडिशनल जो वॉर मेथड्स है वो हमारे पास थे, इस वजह से हमारी डिफीट हुई। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का कोई एक लीडर नहीं थे। उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स थे ब्रिटिशर्स के पास, हमारे पास किसी प्रकार के लीडर्स नहीं होने की वजह से हमारी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से डिफीट हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यू यूनिफाइड आइडियोलॉजी, किसी प्रकार एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं थी कि हमें हमारे देश को आज़ाद करवाना है। सबके अलग अलग मकसद थे। जैसे कि झांसी की रानी चाहती थी कि वो झांसी पे उनका अधिकार हो, और जो नाना साहब चाहते थे कि कानपुर के ऊपर अधिकार हो, या फिर उन्हें जो पेशवासी पे उन्हें फिर से लौटाई जाए। तो इसी प्रकार से सबके अपने अपने जो एक प्रकार से सेल्फनिस जो जो मकसद थे वो थे, इस वजह से इस रिवोल्ट की डिफीट हुई। हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने काफ़ी अच्छी तरह से पार्ट लिया। इन्होंने सबने एक दूसरे का आगे बढ़कर सपोर्ट किया। सभी ने ये जो एक प्रकार से अंतिम हम बार मान सकते हैं कि अंतिम बार जो मुस्लिम्स थे और हिंदू थे, इन्होंने एक साथ फाइट की, जिसके बाद में इसको ये ऐसा कोऑपरेशन फिर से आगे देखने को नहीं मिला। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भी लगा कि हमें हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दरार पटकनी चाहिए, या फिर हमें इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहिए। नहीं, इनकी यूनिटी हमारे लिए एक प्रकार से घातक साबित हो सकती है। जिसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिवोल्ट, कि ये रिवोल्ट किस प्रकार था। एक प्रकार से ये सिपोई म्यूटिनी थी, या फिर सिविल अपराइजिंग थी, या फिर एक नेशनली था, या फिर इंटरनेशनली था, या फिर किसी प्रकार से एक रीजनल रिवोल्ट था। इसके बारे में हम अब बात करते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये एक प्रकार से सिपोई म्यूटिनी थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई ना तो कोई देशभक्ति की भावना थी। ये एक सेल्फिश सिपोई म्यूटिनी थी, जिसमें कोई ना ही तो कोई नेटिव लीडर था, ना ही कोई पॉपुलर सपोर्ट था, जिसके बारे में ये सब सर जॉन सीले के द्वारा कहा जाता है। हम अगर बात करते हैं डॉक्टर के सट्टा के बारे में, जो कि कहते हैं कि एक प्रकार से इनिशियली ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो प्रिंसेस थे और जो लैंड लॉर्ड्स थे, इन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। इस वजह से इसमें जो पॉलिटिकली भी जो ये एक प्रकार से आ गया है। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है वी डी सावरकर, जिन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857, इसमें लिखा है कि ये एक प्लान्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस था, जिसमें कि बिल्कुल ही एक प्रकार से प्लान किया गया था कि हमें हमारे देश को इंडिपेंडेंट करवाना है। इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं, तो वो है कि अगस्त 2 1858 को एक एक्ट पास किया गया, जो भी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे, कि द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक एक्ट पास किया गया है, जिसमें कि क्वीन विक्टोरिया थी, उन्हें सॉवरन हेड ऑफ ब्रिटिश इंडिया रखा गया। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी प्रकार से इंडिया में किसी प्रकार का रूल नहीं कर सकती है। जो क्वीन विक्टोरिया है, उनका डायरेक्ट कंट्रोल अब इंडिया के ऊपर या ब्रिटिश इंडिया के ऊपर होगा, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एक पोस्ट बनाई गई, जो कि ब्रिटिश में होंगे। और जो हमारे जो यहाँ पे जो वाइसरॉय हैं वो उनके डायरेक्ट अंडर में काम करेंगे। या फिर जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसे वाइसरॉय का पद बना दिया गया, या फिर उसे वाइसरॉय का पद दे दिया गया। जिसके बाद में इसके बारे में जो इलाहाबाद में जो इलाहाबाद दरबार हुआ, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया कि अब से जो ब्रिटिश इंडिया का जो रूल है, वो सभी एक प्रकार से डायरेक्ट जो क्वीन विक्टोरिया है या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके लिए रूल बनाएगी। और उसी के उसके लिए एक बीच में जो एक प्रकार से
बीच का जो काम करेंगे वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। और जो ब्रिटिश इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी और वहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके बीच में एक प्रकार से ब्रिज का काम करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमने बात की कि कैसे 1857 का रिवोल्ट फाइट हुआ और क्या क्या उसके कारण थे, किस कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेस हो पाए और किस कारण जो इंडियंस थे वो इसमें फेल हो पाए, और इसकी वजह से कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक प्रकार से अबोलिश कर दिया गया और जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका डायरेक्ट कंट्रोल भारत पे या ब्रिटिश इंडिया पे हुआ। इसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उस समय जो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट थे या फिर जो इंडिया में जो रेनेसो का पीरियड चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा था, किस प्रकार के जो 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 नए जो एलिट थे या फिर जो नए जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने किस प्रकार भारत की जो सोशियो रिलीजियस कंडीशंस थी उसे सुधारने में कार्य किया, जैसे वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट करने में या जो लोअर्स थे या फिर अनटचेबल्स थे उनको अपलिफ्ट करने में उन्होंने वर्क किया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।